अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस आपने वीडियो लेक्चर के अंदर ज़ूलॉजी टेस्ट 2 के एमसीक्यूज नंबर 10 तक हमने डिस्कस किए थे। आज की लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यूज नंबर 11 से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो 11 एमसीक्यूज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो क्या है? द फॉलोइंग आर ऑल करेक्ट अबाउट द नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट। तो सबसे पहले तो आपको एमसीक्यूज की कंडीशंस पता करनी पड़ेगी कि एमसीक्यूज में पूछा क्या जा रहा है। ये 4 स्टेटमेंट हैं जिसके अंदर से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। इस तरह भी आप इसको सोच सकते हैं या ये भी सोच सकते हैं कि इसके अंदर सारी करेक्ट है सिवाय किसके। तो सबसे पहले हम पहले एमसीक्यूज पढ़ते हैं। डेंड्राइट आर सेंसरी। सर ये बात तो सही है कि डेंड्राइट्स क्या होते हैं? सेंसरीज होते हैं, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो होता है नर्व सेल का वो क्या होते हैं? डेंड्राइट होते हैं, जिसे हम सेंसरी कहते हैं। सेकंड ऑप्शंस पे आते हैं। एक्सॉन कैरियर इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सर बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सॉन लास्ट पार्ट होता है नर्व सेल का। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट लग रही है। सी ऑप्शन पे आते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग लग रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद फाइट एंड फ्लाइट, नॉट पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक तो रिलैक्सेशन स्टेट के ऊपर अपना काम कर रहा होता है। तो सी ऑप्शन हमें स्टूडेंट्स लग रहा है कि ये जो है करेक्ट नहीं है चारों के हवाले से। तो फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो इसका मतलब है कि इस एमसीक्यूज के अंदर जो हमारे पास जो राइट आंसर है, यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो पूछा गया है वो है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। अब इसको स्टूडेंट हम जो है वो यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं कि राइट आंसर क्या है हमारे पास, वो ये राइट आंसर है। 12th एमसीक्यूज के ऊपर स्टूडेंट हम आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड फोमिंग एजेंट। अब रेफ्रिजरेंट का एजेंट कौन सा होता है? ये आप लोगों ने एनवायरमेंट केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि रेफ्रिजरेंट जो होता है ना ऑक्सीजन होती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ना नाइट्रोजन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन is a gas. It is also called freon gas. It is used as a refrigerant in AC and refrigerator and fridge. ठीक है, it is also used in fire extinguisher for foaming agent. तो राइट आंसर इस स्टूडेंट 12 एमसीक्यू से क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं। 13 एमसीक्यूज। The cell of pancreas is responsible to production of glucagon. तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि पैनक्रियास के सेल्स कौन से होते हैं? अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, गामा सेल्स हैं, ट्राई सेल्स हैं। इसमें कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्फा लैंगहेरन सेल, बीटा लैंगहेरन सेल्स किसमें होते हैं? पैनक्रियास में होते हैं। अल्फा सेल रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा सेल इज नॉट एक्सिस्ट इन द पैनक्रियास। ट्राई सेल इज टर्मिनोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री, नॉट ऑफ बायोलॉजी। तो दिस एमसीक्यूज 13 एमसीक्यूज के दबाव से अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? अल्फा सेल रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। राइट आंसर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा सेल। 40 एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। रिन्यूएबल मींस मैंने वो एनर्जी जो दोबारा आप रीजनरेट कर सके, रीस्टैब्लिश कर सकते हैं, दोबारा बना सके। कोयले को जलाते हैं सर तो कोयला जल के राख हो जाएगा, दोबारा कोयला तो नहीं बन सकता। गैस को जलाते हैं तो गैस यूज हो जाती है, दोबारा गैस यूटिलाइज नहीं हो सकती। कैरोसिन को यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम, वो कैरोसिन को जब यूटिलाइज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, कंबस्ट कर लेते हैं, दोबारा कैरोसिन तो नहीं बन सकती। तो इसका मतलब कोल, नेचुरल गैस और कैरोसिन दोबारा जो है वो रिन्यूएबल नहीं हो सकती। अलबत्ता बायोमास रिन्यूएबल है। बायोमास का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी चीज को जलाते हैं, काम कर सकते हैं, सेल्यूलोज के एतबार से बात करते हैं तो रिन्यूएबल हो जाती है। तो जितने भी बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, वो तमाम क्या होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं। तो आप दोबारा जो है वो एनर्जीज को एतबार से दोबारा इसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बायोमास इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बायोमास इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। 15 एमसीक्यूज के पास स्टूडेंट्स आते हैं। केमिकल विच किल द वीड इन अ क्रॉप इज नोन एज। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि केमिकल विच किल द वीड, व्हाट इज वीड? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज वीड। अगर उसको मैं बात करता हूँ कि वीड क्या है, तो वीड को हमें देखने के लिए
वीड को जानने के लिए पहले पता हो वीड क्या है। अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो, जिसे हम कहते हैं वीड। तो इसको किल करने के लिए हम कौन से यूज करेंगे? केमिकल पेस्टिसाइड इज किल द पेस्ट। पेस्ट मींस टाइप्स ऑफ द वीड, टाइप्स ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड किल द इंसेक्ट, germicide kill the germs and microorganism, herbicide is a chemical agent which kill the undesirable plants which grow inside the crops। तो इस एमसीक्यूज का स्टूडेंट हमारे पास आंसर हो जाएगा 15 एमसीक्यूज का राइट आंसर हो जाएगा हर्बिसाइड। इस हर्बिसाइड को हम निकाल कर 60 एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। द डिजीज ऑफ स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की। सर डेफिशिएंसी हमने क्या पढ़ी है सर? सर इसकी डेफिनेशन तो ब्लाइंडनेस होती है, और क्या होती है सर? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बाद विटामिन बी सर बेरी फॉलिक एसिड, नियासिन, बहुत टाइप के होते हैं सर। विटामिन सी सर इसकी डिजीज की कॉज क्या होती है? स्कर्वी होती है। और विटामिन डी की मेजर जो डिजीज कॉज डेफिशिएंसी जो की वजह से जो डिजीज कॉज होती है वो रिकेट्स भी होती है। तो लाइन ब्लाइंडनेस विटामिन ए की मेजर डेफिशिएंसी की वजह मेजर डिजीज जो होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, वो डिजीज क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और द डिजीज ऑफ ड्यू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी मेजर इज बेरी। द डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज मेजर इज स्कर्वी। तो स्टूडेंट राइट आंसर इस एमसीक्यू से क्या हो जाएगा? स्कर्वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस एमसीक्यूज का। 17 एमसीक्यूज की तरफ स्टूडेंट्स आते हैं। अगर हम the safest and the cheapest source of the energy is nuclear energy is very complicated in which the uranium's atom is converted into the fission process of the high energy required to decompose। तो सेफर एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे लिए वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इसकी स्पेलिंग यहाँ पे हम सही कर देते हैं कि इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? एनर्जी की स्पेलिंग हम उसको यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो पेट्रोलियम की सारी बात एक्सपेंसिव है, कोल भी एक्सपेंसिव है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपको स्पेसिफिकेशंस बहुत चाहिए होती हैं, बहुत सारी जो इसके अंदर जो है आपको सेफ जो है वो आपको जो है वो बनानी होती है पूरा प्लांट। इस वजह से जो है बहुत जो है आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। सबसे आसान सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं डैम से, तभी हम इसे यहाँ पे राइट आंसर करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो याद रखना बेटा ये मिया जो होता है, मिया का मतलब क्या होता है? ब्लड है। एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, आयोडीन, आयरन एंड विटामिन। तो याद रखना तो एनीमिया जो होता है वो डेफिशिएंसी होता है आयरन की वजह से। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बोन से रिलेट करती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी जो थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेट करती है, और विटामिन की डेफिशिएंसी मुख्तलिफ किस्म की जो है डिजीज से एसोसिएट रखती है। तो अगर प्योरली अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन का ताल्लुक जो होता है वो बेसिकली विटामिन B9 फॉलिक एसिड से होता है, जो कि ब्लड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। आप सब बच्चे जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो आरबीसी के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 एटम्स ऑफ आयरन को एग्जिस्ट करता है और 4 एटम्स ऑफ आयरन बाइंड करते हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एनीमिया की जो डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया जो कॉज होता है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? एनीमिया एक डिजीज का नाम है, एक डिसऑर्डर का नाम है। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो हम राइट आंसर करेंगे इसका आयरन। इसमें हम 19 एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो 19 एमसीक्यू वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन ऑफ, तो आपको इस ध्यान में रखना है कि वेंट्रल रूट जो स्पाइनल को कंटेन करता है मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन या इंटरन्यूरॉन। डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन ऑफ एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन। ये आपको वर्कबुक की अपनी जो टेक्स्ट बुक के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के टॉपिक्स के अंदर भी मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपको मेमोराइज करने की बात कि वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो राइट आंसर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? मोटर न्यूरॉन इस एमसीक्यूज का राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर हम 20 एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन? एसिड रेन क्या होती है? सब एनवायरनमेंट के अंदर अनडिजायरेबल गैसेस एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, सल्फर डाइऑक्साइड की सूरत में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सूरत में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बना देता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके निट्रस एसिड बना देता है, जो कि
जो कि फर्स्ट रेन होती है किसी भी सीजन में, उसे हम कहते हैं एसिड रेन। तो ये तीनों गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इस एमसीक्यू का स्टूडेंट? ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऑल ऑफ दीज को करेक्ट कर देते हैं। 21 MCQ, डीपोलराइजेशन ऑफ एन एक्सॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा? डीपोलराइजेशन के अंदर मूवमेंट किसकी होती है? सोडियम की मूवमेंट इनसाइड होती है या पोटेशियम की मूवमेंट इनसाइड होती है एक्सॉन लेयर के अंदर, ठीक है भाई, जिसको नेबुलिमा कहते हैं। तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि डीपोलराइजेशन के अंदर वोल्टेज गेटिंग होती है इनसाइड द जो है वो वोल्टेज जो है पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो जब पॉजिटिव तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द नेबुलिमा सोडियम आयन जो है वो इनटू द एक्सॉन होंगे और पोटेशियम आयन आउट ऑफ द एक्सॉन होंगे। जब भी जो है नेबुलिमा के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 21 MCQ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम इनटू द एक्सॉन एंड पोटेशियम आउट ऑफ एक्सॉन। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 MCQ का। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वो डिफॉरेस्टेशन रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, अगर जंगलात को रिमूव करते हैं तो क्या चीज कम हो जाती है? सॉइल इरोजन। सर सॉइल जंगलात को कम करने से सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। बी ऑप्शन तो सर नहीं हो सकता। रेनफॉल, लैंडस्लाइड। सर लैंडस्लाइड भी डिफॉरेस्टेशन से बढ़ जाएगी। दरख्त को काटेंगे तो पहाड़ से जो तोड़े निकलेंगे वो तो आसानी से जो है लैंडस्लाइड कर जाएंगे। तो जाहिर बात है वो तो कोई बैरियर में कोई हर्डल्स ही नहीं होंगे। तो डिफॉरेस्टेशन विल इंक्रीज लैंडस्लाइड, डिफॉरेस्टेशन विल इंक्रीज सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन विल इंक्रीज साइक्लोन्स, क्योंकि जाहिर बात है जब दरख्त नहीं होंगे तो हवा का दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। हवा जो है बहुत तेज से रहेगी और हवा कंट्रोल भी नहीं हो सकती, बहुत सारे घरों की छतें उड़ा दें। तो याद रखने का डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज ओनली रेनफॉल, बारिश को कम कर देगी, क्योंकि जाहिर बात है जब एनवायरमेंट्स के अंदर प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे तो रेन्स की भी जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो 22 MCQ का स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा? रेनफॉल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हमने टेस्ट 2 जो आपने ज़ूलॉजी का किया था लॉकडाउन से पहले आखिरी टेस्ट, उसके तमाम MCQ आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अलग जो है MCQ कुछ मुख्तलिफ टॉपिक की जो है डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर, मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स के पेपर्स को हम यहाँ पे अपनी वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे MCQs की। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।